राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज सुबह सुबह ही गोपाल जी जब टहलकर वापस आए तो देखा अभी तक उनकी पत्नी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, साधना, मैं तुम्हें बोलकर गया था कि तुम तैयार रहना। साधना जी ने कहा, अरे आप क्या रट लगा के रखे हो, मैं इतना भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ कि आप मुझे बड़ी हॉस्पिटल में दिखाने लेकर जाएं। गोपाल जी ने कहा, तुम्हें रात भर बुखार रहती है और कहती हो कि तबीयत ठीक नहीं है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हो। साधना जी ने कहा, अरे तो आप आते समय किसी मेडिकल से दवाइयाँ लेकर आते, उसी से मैं ठीक हो जाती। गोपाल जी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम चलो जल्दी हॉस्पिटल। गोपाल जी जब साधना जी को हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर उनके चेकअप के बाद गोपाल जी को पता चला कि उनकी पत्नी को कैंसर की बीमारी हो गई है और अभी उनका इलाज हो सकता है क्योंकि वह कैंसर फर्स्ट स्टेज पर था। गोपाल जी यह बातें सुनकर बहुत घबराए, उन्हें बहुत चिंता हुई। डॉक्टर ने कहा, दवाइयाँ हो जाएगी, मैंने कहा ना कि फर्स्ट स्टेज पर है। हाँ, पैसों का खर्च होगा, लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। गोपाल जी जब घर आए, अपने बेटे विजय से बताया। विजय भी बहुत परेशान हुआ कि माँ को ये कैसे इतनी खतरनाक बीमारी लग गई है। माँ का इलाज बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। और उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे माँ के लिए। गोपाल जी को थोड़ा तो सहारा मिला कि कम से कम मेरा बेटा भी अपनी माँ के लिए इतना कुछ सोचता है। वह रात भर सो नहीं पाए, सोचते ही रह गए कि आखिर साधना की दवा कैसे करवाई जाए। लेकिन दूसरे दिन सुबह वह अपने बेटे से फिर इस मामले में बात करने बैठे तो उनका बेटा रात को क्या बातें हुई थी और सुबह किस तरह से बदला हुआ नजर आया। गोपाल जी को समझते देर नहीं लगी कि रात में बहू बेटे ने आपस में सलाह लिया होगा, कुछ न कुछ बातें ज़रूर की जिसकी वजह से बेटा साफ साफ इनकार कर रहा है। उसने तो यह कह दिया, अरे पिताजी, पहले से ही माँ की कितनी दवाइयाँ चल रही हैं और अब तो माँ की उम्र भी हो गई है, आखिर इंसान ज़बरदस्ती कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। पिताजी, इस बीमारी से कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी आप दवा करवा लीजिए, लेकिन आज तक सुना है कि कोई इस बीमारी से बच पाया है, फिर पैसे लगाने का क्या मतलब। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर गोपाल जी गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, तो तू इस तरह से अपनी माँ के बारे में सोचता है, नालायक, हट जा मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता और ना ही तुझसे एक पैसे मांगना चाहता। मैं अपनी दम पर अपने पत्नी का इलाज करवा लूँगा। गोपाल जी गांव के मुखिया के पास चले गए। गांव का मुखिया उनका मित्र ही थे। गोपाल जी वहां बैठकर उनसे बात सलाह करने लगे कि इस तरह से समस्या में मैं फंस चुका हूँ। बेटे ने भी अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे अपनी पत्नी का इलाज करवाऊं। कुछ ही दिनों के बाद टेस्ट भी आ जाएगा और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोले हैं। मुखिया जी ने कहा, अरे आपको मैं एक सरल तरीका बताऊं जिससे आपके पत्नी का इलाज हो सकता है। गोपाल जी ने उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ हाँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कहा, ऐसा करो, आपके पास जो ज़मीन है घर छोड़कर आप उस ज़मीन को बेच दो, उससे जो भी पैसे आएंगे आप अपनी पत्नी का इलाज करवा देना। कहाँ कहाँ हाथ फैलाओगे, कौन से रिश्तेदारों के पास जाओगे। समय आने पर जब अपना बेटा ही साथ नहीं दे रहा तो दूसरे रिश्तेदारों से क्या उम्मीद रखना। मुखिया जी की यह बातें गोपाल जी को अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मुखिया जी, आप गांव में किसी से बात करके देख लीजिए, यदि कोई अच्छी से अच्छी रकम देने के लिए तैयार है तो मैं अपनी पत्नी के लिए वह ज़मीन बेच दूंगा। मुखिया जी ने उन्हें कहा कि जैसे ही हम इस सौदे को पक्का कर लेंगे तो आपको ज़रूर बुलवाएंगे। तीसरे ही दिन मुखिया जी ने एक लड़के को भेजकर गोपाल जी को अपने पास बुलवाया और सारी बातें बता दी। गोपाल जी ने तुरंत सौदा कर दिया और घर वापस आ गए। गोपाल जी जब घर पर आए तो उनकी पत्नी घर पे नहीं थी। वह अपनी बहू से पूछने लगे,
बहू, तुम्हारी सास कहाँ गई है? घर में कहीं दिख नहीं रही है। कविता ने कहा, वो बाबूजी इधर ही तो थी। हाँ हाँ, मम्मी तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए। क्या बात है, बताइए, कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ काम नहीं है। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने लगे। तभी उनके बगल में दबा हुआ पर्स कविता की नज़रों में आ गया। इतने में घर की बेल बजी और सामने दूध वाला खड़ा था। कविता ने जाकर पहले जल्दी जल्दी में दूध ले लिया। दूध किचन में रखकर आई और वह धड़ाम से अपने ससुर के कमरे में गई। उसने बेल भी नहीं बजाया और ना कोई इशारा किया। पूछने लगी, अरे क्या बात है बाबूजी, आप बताए नहीं? वह पर्स उसकी नज़रों में खटक रहा था, क्योंकि जब उसके ससुर घर से निकले थे तो हाथ में खाली पर्स था। अब इस पर्स में आखिर क्या लिए हैं जो इतना भरा भरा सा था? जैसे ही अचानक से बहू गोपाल जी के कमरे में गई, वह घबरा गए। गोपाल जी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन बहू को देखकर उनके हाथ से पर्स गिर गया और चैन खुला होने की वजह से पैसे नीचे गिर गए। जब कविता ने इतने सारे पैसे अपने ससुर के बैग में से गिरते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसका मुंह फटा का फटा रह गया। उसने कभी भी इतने ज़्यादा पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसने कहा, बाबूजी इतने पैसे आपको कहाँ मिले और आप इस तरह से क्या ढूंढ रहे हो? गोपाल जी ने कहा, अरे वो बात यह है कि तुम्हारी सास की दवा करवाने के लिए मैंने अपनी ज़मीन को बेच दिया है और उसी का ये पैसा है। अब मैं अलमारी की चाबी ढूंढ रहा हूँ। मुझे बैंक जाना है। अलमारी में पासबुक पड़ा होगा, वही लेकर मैं बैंक जाऊँगा इन पैसों को जमा करने के लिए। कविता ने कहा, चाबी तो शायद माँ जी अपने पास ही रखती हैं। बाबूजी, आप इन पैसों को लेकर कब तक घूमते रहेंगे? क्या आपको इतना भरोसा नहीं है जो आपने बैग मुझे नहीं दिया और ये नहीं कहा कि बहू इन बैग को संभाल कर रख दो? आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? हाँ, क्यों करेंगे? मैं दूसरे के घर की जो बेटी ठहरी। ऐसी बात नहीं है बहू। लो, इस पर्स को संभाल कर रख दो। इसमें से एक भी पैसे इधर उधर नहीं होने चाहिए। कविता अपने कमरे में ले जाकर पर्स को वापस से खोली और उसमें से इतने सारे गड्डी 500 की नोटों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 500 की नोटों की गड्डी थी। 10 लाख रुपए थे। कविता ने उसमें से 3 लाख रुपए निकालकर अलग रख दिए और 7 लाख रुपए उसी पर्स में डालकर अलमारी में रख दिया और अलमारी की चाबी लेकर बाहर निकल आई। वह जैसे ही बाहर निकली, उसकी सास उसे आते हुए दिखाई दी। वह सामने से ही जाकर बोली, मम्मी जी, आप कहाँ चली गई थी? बाबूजी आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, तब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये लीजिए चाबी। बाबूजी ने मुझे नोटों की गड्डी से भरा हुआ एक बैग दिया, जो मैं चुपचाप ले जाकर अपनी अलमारी में रखकर अभी अभी बाहर निकली हूँ। ये लीजिए चाबी और जाकर अपना पैसा अपने कमरे में रख लीजिए। साधना जी चाबी लेकर तुरंत बहू के कमरे में गई और जब देखी तो गेट खुला हुआ था। आज साधना जी को कुछ आश्चर्य हो रहा था कि जो बहू कभी भी अपने बेडरूम का गेट नहीं खोलती थी, आज इस तरह से पूरा दरवाज़ा खोलकर और मेरे हाथों में चाबी पकड़ा दी। लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और अलमारी से सीधे पैसे निकालकर अपने अलमारी में बंद करके और चाबी लेकर बाहर निकली। तभी उन्हें गोपाल जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अरे आप मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन खुद ही गायब हो गए। गोपाल जी ने कहा, साधना, तुमने बड़ी देर कर दी। कहाँ चली गई थी? अब तो बैंक भी बंद हो गया होगा। मैं बैंक जाने वाला था। हाँ, बहू के पास मैंने कुछ पैसे रखने को दिया है, तुम जाकर ले आओ। साधना जी ने कहा, मैं तो पहले ही लाई और लाकर अलमारी में रख दी हूँ। गोपाल जी ने कहा, एक बार वापस से चेक कर लो, सब सही है ना? हाँ बाबा, हाँ, सब सही होगा। आखिर घर में ही तो था। आपके पैसे थोड़ी ना कोई चुरा लेगा। गोपाल जी ने कहा, अरे किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। आज के ज़माने में
इस तरह से अपने औलाद पर भरोसा भी मैं नहीं कर सकता। जब अपने बेटे ने मुझे अपना रंग रूप पहले ही दिखा दिया तो फिर मैं अब कैसे भरोसा कर सकता हूँ। साधना जी ने कहा, आप भी ना जाने क्या क्या सोचते रहते हो। हाँ हाँ साधना, मैं सच सोचता हूँ। देखो, मेरा और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन बेटे बहू सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उन लोगों ने तो उसी दिन साबित कर दिया। आगे की बात गोपाल जी कहकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरे अपने बेटे और बहू की हरकतें सामने रखकर और ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वह बोलते बोलते चुप हो गए और वहाँ से चले गए। एक दो दिन बीता, उतने में हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सारी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के हिसाब से आपकी पत्नी को एडमिट करना है। गोपाल जी ने रात को ही अपनी पत्नी को कह दिया कि सारी तैयारी कर लो, हॉस्पिटल जाने के लिए एक दो चादर और कपड़े बैग में भर लो, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। साधना जी ने कहा, अरे आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। मुझे तो हर वक्त यही चिंता खाए जाती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बिना आपका क्या होगा। देखो जी, इस उम्र में ज़्यादा माया मोह रखना ठीक बात नहीं है। अब उम्र हो चली है, कभी न कभी तो भगवान का बुलावा आ ही जाएगा। गोपाल जी ने कहा, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती जो करना है। एक बार उनके दिल ने फिर से कहा कि चलो बेटे से भी बोल दूं, हो सकता है कि मेरे साथ आ जाए। यही सोचकर वह बेटे के कमरे में गए और कहने लगे, विजय, तेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आ मेरे साथ चल, माँ को एडमिट करवा देना, टेस्ट वगैरह अच्छे से देख लेना, उसके बाद तुम वापस घर चले आना। गोपाल जी का इतना कहना था कि कविता बोल पड़ी, अरे क्या ज़रूरत है पूरा घर जाने की, आप साथ में जा रहे हो ना, और टेस्ट वगैरह चेक ये क्या करेंगे, डॉक्टर खुद ही समझा देंगे, दवाइयाँ लिख कर लाएंगे, मेडिकल से लाकर दे देना। वैसे भी जब आपके हाथ में पैसे हैं तो किसी की क्या ज़रूरत है। गोपाल जी ने सोचा, हाँ हाँ मेरे हाथ में पैसे हैं। वह मन मार कर वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पर उन्होंने जब पत्नी को एडमिट कर दिया, पैसे जमा करने के लिए गए तो सारे पैसे निकाल कर डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने जब पैसों को देखा तो उसमें से सिर्फ 7 लाख रुपए ही थे। डॉक्टर ने कहा, गोपाल जी आप बाकी के पैसे कब जमा करवा रहे हैं, हमारी बात तो 10 लाख रुपए की हुई थी। गोपाल जी इतनी बातें सुनकर बैठे हुए टेबल में उठ खड़े हुए, अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हैं, मैंने आपको 10 लाख रुपए ही दिया है। डॉक्टर भी कुछ मन में चिंता जताते हुए बोले, गोपाल जी यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं आपके पैसे लेकर यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, मैंने यहीं पर आपके पैसे गिने हैं आपके सामने, देखिए इसमें से सिर्फ 7 लाख रुपए ही हैं। गोपाल जी को याद आया कि उन्होंने अपने पैसों का बैग बहू को रखने के लिए दिया था, उसके बाद तो उन्होंने पैसा गिना ही नहीं। वह डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगने लगे, डॉक्टर साहब शायद हमसे ही कुछ भूल हो गई है, हमने ही पैसे गिनने में गलती कर दिया, आप काम शुरू कीजिए, मैं अब भी पैसे और लेकर आता हूँ। इतना कहकर गोपाल जी जब घर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि बाहर तक उनके घर में हंसी और ठहाके की आवाज़ गूंज रही थी। वह थोड़ा ठिठक कर उस ठहाके का कारण जानना चाहे, तभी उनका बेटा कह रहा था कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ कविता, तुम बार बार घूमने की बात करती हो, देखो मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है जिसमें मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम घूमने की बात कर रही हो। अगर हम घूमने जाएंगे तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो हमारा खर्च आराम से हो ही जाएगा। विजय की बातें सुनकर कविता तालियां बजाकर ठहाके मारकर हंसने लगी। अरे 50-60 हज़ार रुपये की बात कर रहे हो, रुको अभी मैं पैसे का इंतजाम किए देती हूँ। वह अपने अलमारी में से 2 लाख रुपए निकालकर अपने चेहरे की तरफ हवा करते हुए बोली, देखो इतने पैसे हैं मेरे पास, इसमें से तुम्हारा बिजनेस का भी जो समस्या है
वो भी ठीक हो जाएगा और हम घूमने भी चले जाएंगे। विजय ने अपनी पत्नी के हाथों में इतने पैसे देखे तो उसका मुंह खुला रह गया। अरे, तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? वह कुछ बोल पाती तभी गोपाल जी कमरे के अंदर आए और दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए कहने लगे, वाह वाह वाह, कैसा खेल खेला है तुमने मेरे साथ। तभी कविता ने कहा, अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह से बिना बोले बिना बात किए पति पत्नी के कमरे में घुस गए। बाबूजी, आप तमीज़ भी भूल गए हो कि हम आपके बेटे बहू हैं और बेटे बहू के कमरे में इस तरह से घुसा नहीं जाता। तभी गोपाल जी को बहुत जोर का गुस्सा आ ही रहा था कि उन्होंने अपने बहू के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। गाल में हाथ रखते ही कविता थर 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 कांपने लगी। इतने में विजय उठकर खड़ा हुआ, क्रोध के मारे, अरे पिताजी, आप पागल हो गए हो? बहू बेटियों पर हाथ उठाते हो? यही सीख रखा है आपने? इस उम्र में आपको शर्म नहीं आती? गोपाल ने बेटे के गाल में भी एक जोरदार का थप्पड़ जड़ दिया। चमाटे की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। बेटे ने गाल में हाथ रखकर सहलाना शुरू कर दिया। तभी पीछे से दो पुलिस भी अंदर आ गई। गोपाल जी ने कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों चोरों को। इनके हाथ में सबूत के रूप में मेरे पैसे भी हैं। विजय ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी मेरे पैसे चुरा कर ठहाके मारकर हंस रही है और मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ, आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। उसका ऑपरेशन होना है और तुम्हारी पत्नी घूमने जाने की तैयारी कर रही है, ठहाके मार मार कर हंस रही है। कैसी औलाद हो? ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि भगवान मुझे बे औलाद ही रखता। विजय ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर भी मैं नहीं समझ पाया। गोपाल जी ने कहा, अपनी पत्नी से पूछो, मैंने इसे जो पैसे ज़मीन बेचकर लाया था रखने को दिया था कि नहीं? कविता ने नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ, तो मैंने आपको आपके पैसे वापस कर तो दिए। अरे, उसमें से तुमने 3 लाख रुपए चुराए नहीं हैं। मेरा 500 की नोटों की गड्डी गायब है। विजय ने अपनी पत्नी के हाथों में देखा तो 500 नोटों की 6 गड्डियाँ उसके पास थीं। विजय ने कहा, कविता, सच बताओ, क्या तुमने यह बाबूजी के पैसे चुराए हैं? कविता कुछ जवाब नहीं दे पाई। वह सिकुड़ कर नीचे देखने लगी। तभी गोपाल जी ने कहा, साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, सबूत आपके सामने है। जैसे ही पुलिस सामने आई, विजय ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बाबूजी, माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपके पैसे कविता चुराई है। वह तो अभी जस्ट यह पैसे निकाल कर लाई है। इतने में भी कविता को शर्म नहीं आई। वह बेड पर बैठते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ, आखिर कितने दिनों तक हमें जेल में रखोगे? फांसी तो हो नहीं जाएगी। हमने किसी का मर्डर तो किया नहीं है। मेरे पिताजी की बहुत दूर दूर तक पहचान है और उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है। वह मुझे एक दिन भी जेल में नहीं रहने देंगे। देख लेना मेरे पिताजी मुझे कैसे जल्दी छुड़ा लेते हैं। विजय ने देखा कितना सब कुछ होने के बाद भी मेरी पत्नी कैसी बातें कर रही है। अब विजय को भी अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी पत्नी को एक जोरदार चमाटा जड़ दिया और कहा, तेरी वजह से आज मैं अपने ही घर में चोर बना बैठा हूँ। पुलिस मुझे पकड़ने आई है, ऊपर से तू ऐसी बातें कर रही है। जा, तू अपने मायके ही चली जा। बड़ी अमीर घर की बेटी आई है। अगर तू इतनी अमीर थी तो फिर तूने बाबूजी के पैसे क्यों चुराए? अब तो उसकी पत्नी आंसू बहाते हुए चुपचाप बैठी थी। पुलिस विजय को पकड़ने ही वाली थी।
तभी गोपाल जी ने देखा कि मेरे बेटे को तो यह बात पता नहीं थी और उसने साबित भी कर दिया। अब उसे अपनी गलती का भी प्रायश्चित हो गया है। इसीलिए गोपाल जी ने कहा कि साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। मेरे पैसे मिल गए हैं, इसीलिए आप लोग भी चले जाइए, इन पापियों को छोड़ दीजिए। गोपाल जी के कहने पर पुलिसकर्मी वहाँ से चले गए। गोपाल जी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ला मेरे पैसे, इधर दे। गोपाल जी ने पैसे ले लिए और विजय से कहा, हाँ, तुम अब हमारे साथ नहीं रहोगे। अपनी पत्नी को लेकर ऊपर के माले में जाकर अपनी व्यवस्था कर लेना। गोपाल जी पैसे ले जाकर हॉस्पिटल का बिल चुकता किए। 1 महीने में उनकी पत्नी हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर वापस आ गई। वह जब घर आई तो उन्होंने देखा कि नीचे का जो फ्लोर था बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। उन्होंने कहा, विजय और विजय की पत्नी घर में दिख नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? गोपाल जी ने कहा, नहीं तो, वह दोनों ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं। तुम्हारी बहू की यही इच्छा थी तो मैंने उसे वहाँ रहने दिया। साधना जी ने कहा, अच्छा किया। वह दोनों जिस हालात में खुश रहना चाहते हैं उन्हें हम उसी हालात में छोड़ देते हैं। गोपाल जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब तुम भी अपने ही हालात में खुश रहो। तुम चाहती थी ना कि कभी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर खिलाऊं। तो चलो साधना, आज तुम्हारी यह भी इच्छा मैं पूरे किए देता हूँ। साधना, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, इसीलिए तुम अपने सारे सपने पूरे कर लो। तुम शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और तुम्हारा सपना था कि तुम एक अपना कोचिंग सेंटर खोलो। तो चलो, यह सपना भी मैं तुम्हारा पूरा करूँगा। इसी घर में हम कोचिंग सेंटर करेंगे और दोनों मिलकर संभालेंगे। साधना जी और गोपाल जी मिलकर कोचिंग सेंटर चालू कर देते हैं। बहुत ही जल्दी उनके क्लास में बच्चे आने लगते हैं। गोपाल जी और साधना जी पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार, माता पिता के साथ कैसे रहना है, अच्छा व्यवहार करना, ये सारी बातें बच्चों को सिखाया करते थे। बच्चों के माता पिता ने जब देखा कि गोपाल जी के कोचिंग सेंटर में इतने अच्छे पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिल रहे हैं, तो आसपास उनके कोचिंग सेंटर की बातें फैल गई और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे बच्चे आने लगे। अब तो गोपाल जी अपना और अपनी पत्नी का खर्च अपने कमाए हुए पैसों से अच्छे से चला रहे थे। उनका बेटा विजय कभी कभी पैसे लेकर अपने पिताजी के पास आता और कहता, पिताजी, कुछ तो आप हमसे अपने खर्च के लिए पैसे ले लीजिए। लेकिन गोपाल जी कहते, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे हाथों में और पैरों में दम है तो मैं खुद कमा कर अपना और अपनी पत्नी का पेट भर लूँगा। तुम अपना परिवार चलाओ। एक दिन साधना जी ने कहा, अरे, यह बात बात पर चिल्लाने वाला बेटा, बहू आप पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, मुझे ताने सुनाती थी, लेकिन मेरी बीमारी के बाद से तो पूरे घर का माहौल ही बदल गया है। ऐसा क्या हुआ? आपने इन दोनों को कैसे सुधार दिया? गोपाल जी अपनी पत्नी को वह बात नहीं बताना चाहते थे जो उनकी बहू ने उनके साथ किया था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के दिमाग में ये बात बैठे और वह दुखी हो जाए। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी बीमारी को देखकर सुधर गए हैं, इनकी दिमाग ठिकाने लग गई है। तुम 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तुम्हारी कमी इन लोगों को समझ में आ गई। अरे, माँ तो माँ होती है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे बिना यह घर खाने को दौड़ता था, कितना खाली खाली लगता था। यह बातें सुनकर साधना जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गोपाल जी यह बातें अपने बेटे और बहू की तरफ से नहीं, अपने दिल की तरफ से कह रहे थे। हाँ, साधना जी को तो यही लग रहा था कि मेरे बेटे बहू मेरी कितनी केयर करते हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। गोपाल जी ने अपनी पत्नी को इसी भ्रम में ही जीने दिया। कम से कम वह यह सोचकर खुशी तो थी कि मेरे घर वाले मुझे कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक
नई कहानी के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा सुन ही लिए हैं, इस कहानी को, और कहानी थोड़ी भी आप लोगों के दिल को छू गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।